हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पाकिस्तान 2024 के अपने जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप तक जब ये वीडियो पहुंचे तो आपको ये क्लियरली जानकारी मिल जाए कि पाकिस्तान में सरकार कौन बनाने वाला है। बट फॉर अस इट इज इममटीरियल। सरकार कोई भी बनाए, पाकिस्तान में आर्मी का दबदबा बहुत ज्यादा है। और आज हम ये देखेंगे कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान का, एक ही समय जन्म होने के बावजूद भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी काफी हद तक बेटर परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों नहीं है, यह जानेंगे। सबसे पहले हम दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं पाकिस्तान में एक बड़ा ऐसा फैक्टर क्या है जिसकी वजह से वहां कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। लेट अस सी। फर्स्ट कंपैरिजन विल बी इन द प्रीएम्बल। बिफोर दैट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, तो बड़ी लेकिन कम टाइम में 20% सेल प्रीलिम्स 2024 के हर कोर्स के ऊपर अवेलेबल है। 24 फरवरी तक कोई भी कोर्स एनरोल करते हो, Pre24 कोड का इस्तेमाल करो और इन नंबर्स और ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करो। पाकिस्तान और भारत के प्रीएम्बल के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान का प्रीएम्बल शुरू होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ऑलमाइटी अल्लाह को इन्वोक करते हुए। यह प्रीएम्बल मोहम्मद अली जिन्नाह को भी इन्वोक करता है, मेंशन करता है, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बुलाए जाते हैं। हमारा संविधान ना तो किसी इंडिविजुअल, ना ही किसी रिलीजन, ना ही किसी गॉड का नाम मेंशन करता है। प्रीएम्बल में मेंशन करता है तो सिर्फ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात, अब जब पाकिस्तान ने इस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है जिसमें वो रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के अपने संविधान में प्रीएम्बल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख दी, जैसे एडिक्वेट प्रोविजन टू सेफगार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये बहुत ही क्वालिफाइड इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बस फोर्सिबली ये चीज संविधान में लिखना चाहते हैं, और वो भी बहुत कंडीशनल है। एडिक्वेट प्रोविजन, लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सो लेजिटिमेट होगा या नहीं होगा ये देखेंगे, उसके बाद उन इंटरेस्ट को पूरा करेंगे। सो द लैंग्वेज इज ऑल्सो टेलिंग यू लॉट। भारत में क्लियरली बता दिया है सभी लोगों को लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इन सब आइडियल्स की बात करता है भारत का प्रीएम्बल। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इन द मेकिंग और द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रीएम्बल। सेकेंड डिफरेंस इज इन द राइट्स। अगर आप पाकिस्तान के संविधान को देखें तो वहां पे काफी इलैबोरेटली राइट्स दिए गए हैं। इनफैक्ट उनके राइट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, राइट टू प्रिवेसी एक्सप्लिसिटली बताया गया है। राइट टू एजुकेशन जैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है वैसा ही वहां पे भी है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो specifically mentioned. Right to freedom of press is also specifically mentioned in the constitution, which is not there in India. भारत में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू आरटीआई, फ्रीडम ऑफ प्रेस या राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, पर वहां पे सब्जेक्शंस बहुत हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं। इंडिया में भी है लेकिन वहां के एक्सेप्शन यहां से अलग। क्यों? वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस तभी तक है जब तक ग्लोरी ऑफ इस्लाम को आप कोई हानि ना पहुंचाओ। सिमिलरली वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन तभी तक है जब आप किसी तरीके का ब्लास्फेमस कंटेंट नहीं बनाते हो। तो पाकिस्तान के अंदर एक आईपीसी, जो आईपीसी था वो पाकिस्तान के अंदर भी गया क्योंकि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून था, और वहां पे उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ बनाया हुआ है जहां डिसरिस्पेक्ट करने पर, रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट करने पर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। भारत में इस तरीके का कोई लॉ नहीं है जिसको आप ब्लास्फेमी लॉ कह सकते हो। हां, कुछ सेक्शंस या धाराएं आईपीसी में है लेकिन वहां डेथ पेनल्टी तो कम से कम नहीं, कुछ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ वहां के सिटीजन्स को अवेलेबल है, लेकिन भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स सभी को अवेलेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन्स और नॉट। बात करते हैं जुडिशरी की। पाकिस्तान की जुडिशरी की अपॉइंटमेंट अगर देखी जाए तो बहुत इंडिपेंडेंट नजर आती है, खासतौर पर 2010 के बाद से, जब से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया है। पाकिस्तान के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। उस एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया जाता है जिसमें 6 जजेस, एक सीनियर एडवोकेट और 2 गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं। यह कमीशन रिकमेंडेशन देता है और यह रिकमेंडेशन पार्लियामेंट की कमेटी के पास जाता है।
इस कमेटी में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑपोजिशन से सेम नंबर ऑफ मेंबर्स जाते हैं, रूलिंग पार्टी से भी सेम नंबर ऑफ मेंबर्स जाते हैं, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। तो वहां पे भी दो हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली लाइक आर लोकसभा, सेनेट लाइक आर राज्यसभा। तो यहां पे जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो एक कमीशन के द्वारा हो रही है जिसमें लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व है। लेकिन इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि कोलिजियम सिस्टम चलता है, कोलिजियम सिस्टम के तहत जजेस ही अपने आप की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो एक आप कह सकते हो एक अच्छा मैकेनिज्म आपको नजर आता है पाकिस्तान के अंदर, बट इन सभी चीजों के ऊपर एक लंबी शैडो है पाकिस्तानी आर्मी की, जिसके बारे में मैं आगे कुछ ही समय में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे एक अलग से काउंसिल है जिसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहा जाता है। अगर वो जुडिशियल मिसकंडक्ट करते हैं तो उनका इंपीचमेंट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जजेस का इंपीचमेंट पार्लियामेंट नहीं करती। वहां पे एक जुडिशियल काउंसिल इंपीचमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है। इस जुडिशियल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज रहते हैं और ये अपनी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सौंप देता है और प्रेसिडेंट जज को इंपीच करता है। भारत के केस में आपको पता होगा कि यहां पार्लियामेंट्री इंपीचमेंट होता है जजेस का। पार्लियामेंट वोट्स एंड डिसाइड्स कि जजेस को इंपीच करना है या नहीं। तो यह डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि हां कुछ चीजें सेफगार्ड हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है अगेन पार्लियामेंट के ब्रीच से बाहर रखी गई है इन पाकिस्तान। इलेक्शंस की बात करें तो पाकिस्तान में जब चुनाव होने होते हैं उससे कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलके एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और अगर ये दोनों किसी एक नाम पे एग्री नहीं कर पाते तो दोबारा मामला जो है पार्लियामेंट के पास चला जाता है और स्पीकर और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक केयर टेकर पीएम को बनाया जाता है। इलेक्शन से जुड़ा भारत के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें केयर टेकर पीएम हो, ठीक है। सो द सेम मिनिस्ट्री कंटिन्यूज अंटिल द न्यू मिनिस्ट्री कम्स। सेकेंडली, इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ ऑपोजिशन 3 नाम पार्लियामेंट को भेजते हैं और फिर उसके बाद उन लोगों में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। यहां पे स्पेसिफिकली क्राइटेरिया रखा गया है कि सीईसी बनने के लिए आपको एक सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। भारत के संविधान में ना तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना ही किसी रिकमेंडेड कमिटी के द्वारा ऐसा किया जाता है। बट नाउ आफ्टर मार्च 2013 जजमेंट 23 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है और सरकार एक बिल लेके आई है रिसेंटली जिससे ये कमेटी की कंपोजिशन बदलेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये कमेटी कौन सी है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी और सरकार के द्वारा प्रस्ताव की गई कमेटी में क्या फर्क है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई एम श्योर आपने ये पढ़ा होगा। अब पाकिस्तान में मुस्लिम कैंडिडेट्स को एक अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से गो थ्रू होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। उनको गुड कैरेक्टर, सेजेशियस, राइटियस, ऑनेस्ट ये होना जरूरी है और अगर वो इस तरीके के नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था इस वजह से इन वन ऑफ हिज अर्लियर टर्म्स। लेकिन भारत में ऐसे कोई रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे भारत के संविधान के अंदर एमपी या एमएलए बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वहां की जो बनती है प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका इलेक्शन हाउस के द्वारा किया जाता है। तो जो असेंबली आएगी नेशनल असेंबली, वहां वोटिंग होगी और वहां डिसाइड होगा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यहां पे क्लियर कट बताया गया है कि जिसकी मेजॉरिटी होगी वही जीत पाएगा। जबकि भारत में यह कन्वेंशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है, संविधान में लिखा नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सेकेंडली, प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट भारत में प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन यहां पे प्रधानमंत्री कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यह वहां की असेंबली डिसाइड कर रही है। ऑब्वियसली डिसाइड करने का तरीका मेजॉरिटी है और इलेक्शन में मेजॉरिटी जीतोगे, असेंबली में मेजॉरिटी होगी तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फंक्शनल मतलब तरीका अलग है, चीज वही हो रही है वहां पे भी, ठीक है। पाकिस्तान के संविधान में कोई कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट वोट का प्रोविजन नहीं है, इंडिया के संविधान में भी नहीं है।
पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी प्रोविजन है ना, बस मेजॉरिटी अलग है। भारत के केस में सिंपल मेजॉरिटी से भी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, बट पाकिस्तान में आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है और सरकार को गिराया जा सकता है, सरकार को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बात करें कि वहां की पार्लियामेंट कैसी है, वो भी बाइकैमरल है। वहां पे भी एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है, जैसे यहां पे लोकसभा या राज्यसभा है। पाकिस्तान की सेनेट में लेकिन 100 मेंबर आते हैं और 4 जो उनके प्रोविंसेस हैं वहां से 23 मेंबर्स आते हैं, बाकी कुछ मेंबर्स रिजर्व्ड सीट्स पे आते हैं। तो इसका मतलब हर स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स उनकी सेनेट में जाते हैं। काफी समय से राज्यसभा के बारे में, भारत की राज्यसभा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा कुछ यहां पे भी होना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन चाहे छोटा हो या बड़ा बराबर होनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान के अंदर 60 सीटें विमेन के लिए और 10 सीटें रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होती है। भारत में भी एससी, एसटी और विमेन के लिए सीटें रिजर्व की जाती है, और विमेन की रिजर्वेशन रिसेंटली ही 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई है। ऑल्दो इट हैज नॉट स्टार्टेड नाउ, बट हो सकता है अगले लोकसभा इलेक्शन तक ये स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जो शायद इंडिया में भी अप्लाई किया जा सकता था, वो ये कि 5% टिकट्स विमेन कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10% से कम विमेन अपना वोट देती हैं तो वहां का रिजल्ट नलिफाई हो जाएगा। पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पे विमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कम होती थी, स्पेशली बेनजीर भुट्टो से पहले, तो वहां पे ये चीज एनकरेज करने के लिए ये प्रावधान रखा था। इंडिया में ऐसा प्रावधान शायद इसलिए नहीं चाहिए, या आर्ग्यू आप कर सकते हो कि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी विमेन बहुत पार्टिसिपेट करती हैं इन द वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग के अंदर महिलाएं बहुत वोट देती हैं ऑलरेडी। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर सच प्रोविजन। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रोविजन भारत में चाहिए? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पल्स के बावजूद पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, वहां पे रूल ऑफ लॉ हमेशा खतरे में रहता है। रीजन, पाकिस्तान की आर्मी। अब पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग क्यों है? यह पाकिस्तान के जन्म से ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पार्टीशन के बाद 21% पॉपुलेशन और 17% रेवेन्यू गया था। लेकिन अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस की काफी ज्यादा मात्रा पाकिस्तान के पास गई थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का 30%, उसकी नेवी का 40% और उसकी एयरफोर्स का 20% पाकिस्तान के पास गया था, विच इज नॉट इन प्रोपोर्शन विद द पॉपुलेशन विच इट रिसीव्ड। व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस में डिवाइड कर दिया था उन्होंने भारत के लोगों को। और कुछ मार्शल रेसेस जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनवा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पठान्स, इनको माना जाता था कि दीज आर मार्शल रेसेस। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा। इसी वजह से इन लोगों को या इन पर्टिकुलर ग्रुप से आने वाले लोगों के ज्यादा लोगों को रिक्रूट करते थे ब्रिटिशर्स, जिसका परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं था इतना स्ट्रांग होने का, इतने नंबर्स में होने का। रीजन उन्हें ढूंढना पड़ा और इसलिए पाकिस्तान के भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता चला गया। ऐसा पाकिस्तान के ऊपर लिखने वाले एक बहुत ही फेमस राइटर हुसैन हक्कानी का कहना है कि पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड अ लार्ज आर्मी दैट नीडेड अ थ्रेट इफ इट वाज टू बी मेंटेन्ड। तो एक थ्रेट होना जरूरी था। इंडिया को एक थ्रेट पिक्चर पेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आर्मी के लिए। इस वजह से आप देखते होंगे कि जब भी कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तारीफ करता हो या इंडिया के फेवर में कभी कोई बात कह देता हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी और अनसेटलमेंट इन द पाकिस्तानी आर्मी कैंप। जब पहला बजट पाकिस्तान का आया आजादी के बाद, 75% ऑफ द बजट जो है 1948 के अंदर, उसमें डिफेंस पे लगा दिया गया। और पाकिस्तानी एकेडमिक्स का यह मानना है कि मिलिट्री जो है उसमें ऑलरेडी ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाले कुछ तत्व थे, कुछ एलिमेंट्स थे, और वो क्या थे? वो थे मिसट्रस्ट ऑन द सिविलियन लीडर्स। सिविलियन लीडरशिप उस वक्त ब्रिटिश हुआ करती थी, लेकिन अब डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस सिविलियन लीडरशिप हैड चेंज्ड, द डिस्ट्रस्ट रिमेन्ड। कहीं सब इसी वजह से, इस डिस्ट्रस्ट की वजह से, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने की वजह से और पाकिस्तानी आर्मी में भी पंजाब की प्रीडोमिनेंस होने की वजह से
ये जो पर्टिकुलर नेशनलिज्म था पाकिस्तान का, वो एक तरीके से मोनोलिथिक नेशनलिज्म था। डाइवर्सिटी, जैसे कि इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता था, वैसे शायद पाकिस्तान के अंदर उतना डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया गया और एक मोनोलिथिक नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर which played a major role in all this was weak leadership in political parties. लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद लीडरशिप काफी कमजोर पड़ गई और 3 बार पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव किया गया, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नहीं आने दिया गया पावर में और मिलिट्री ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान सेट असाइड द गवर्नमेंट। 1977 में जनरल जिया उल हक ने कू किया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि आर्मी की पॉपुलैरिटी 71 वॉर में भारत के हारने के बाद काफी कम हो रही थी, उसे उजागर करना था, उसे भारत के साथ किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाना था। एंड इस वजह से जुल्फिकर अली भुट्टो के इलेक्शन को रिग्ड बोला गया कि वो एक मैनेज्ड इलेक्शन से जीतते हैं और अल्टीमेटली 79 में उन्हें फांसी भी लगा दी गई। 1999 में प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे, उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक मिलिट्री को अरेंज किया, पाकिस्तान के संविधान को भी बदला और वहां पे प्रेसिडेंट की पावर्स को बहुत ज्यादा चेंज किया, ऑल्दो बाद में वो रिवर्स हो गया। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की कमी इस वजह से आती है कि पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी एक्टिव एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, that is free and fair elections and the continuity of elections, that is not there. And this is the reason why no Pakistani prime minister has completed their 5-year term in office. Let's see if the next one can. See you in the next session.